हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बजे का समय है और समय है मैथ के मॉक टेस्ट का, जो हर रोज़ आपके लिए आता है और हर रोज़ आप बहुत ही शानदार प्रश्नों को हल करते हो, एकदम शानदार तरीकों के साथ करते हो ना। बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ठीक है। पहला प्रश्न जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सबसे पहले मैं वही हल कराता हूं, तो आज भी वही हल कराऊंगा। ठीक है। तो क्या लिखा है, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। ठीक है। 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये लिखा है सवाल में। ठीक है। चलो, यहां लिखा है कि 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। किन्ने किया मिलकर कार्य? 60 व्यक्तियों ने मिलकर काम किया। मतलब 32 व्यक्ति यदि 60 दिन तक काम करेंगे तो काम का कितना हिस्सा खत्म हो गया? 2/3। बात समझ में आई इतनी? ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर वह बोला कि शेष काम बचा है, तो शेष काम हमेशा नीचे रखते हैं ना। ठीक है। शेष काम बचा है, शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? हमने मान लिया x। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया? x। शेष कार्य को समाप्त करना है तो काम तो 62 दिन में समाप्त करना था ना। 32 दिन तक तो काम हो ही गया, तो शेष दिन कितने बचे ये देख लो। कितने दिन बचे? आप कहोगे 30 दिन, मैं कहूंगा बिल्कुल 30 दिन। अब इसमें और इसमें संबंध क्या है, आप मुझे इतना बताओ। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, काम तो समान है ना। वही काम ये वाले भाई साहब कर रहे हैं, वही काम ये वाले भाई साहब कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम तो समान कर रहे हैं। बस कोई ज़्यादा कर रहा है तो कोई कम कर रहा है, लेकिन काम तो समान है ना, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। बात समझ में आई? क्लियर है ना। अब यहाँ से हम करेंगे इसको हल, तो 3 से तो 3 खत्म हो गए, 2 से खत्म हो जाएगा 30 बार। ठीक है ना। और 30 से 30, तो x बराबर कितना आ गया? 32। मतलब कितने व्यक्ति चाहिए आपको? 32 व्यक्ति चाहिए, जिससे कार्य क्या हो जाए? समाप्त हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ नहीं था इस सवाल में, आराम से हो गया। बस भाषा पढ़ने में लग रहा होगा कि अब इसमें क्या करें, ऐसे लगाना था, आसानी से हो गया। हो गया ना। चलो, अब शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोला जाता है कि 2 घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। ठीक है, आप भी लिख लो 16:23। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लिखा है कि पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है। पहली घड़ी की जो लागत है वह 10% बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पहली घड़ी की लागत कितनी है? 16 है कि नहीं? और यह 10% बढ़ जाती है, तो 16 का 10% निकालो पहले, तो होता कितना है? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 10 धाम 100 और 10 का भाग देंगे 16 में, तो आएगा 1.6। मतलब कितनी बढ़ गई? 1.6। तो हो कितनी गई? 17.6। बोलो हाँ या ना। अगर 16 की 10% बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी? 17.6। बात समझ में आ गई? फिर क्या हुआ कि दूसरी की 477 रुपये बढ़ जाती है। चलो, इसको अभी रोक के रखो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात 11:20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11:20। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है ना। तो दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत कितनी है, ये पूछा गया है। देखो, इस पूरे सवाल में रुपए कहाँ लिखे हैं? ये लिखे हैं कि दूसरी की जो है लागत मूल्य वह कितना बढ़ जाता है? 477 रुपये। ये लिखा है सवाल में, लिखा है ना। तो हमें दूसरे की घड़ी की लागत मूल्य का क्या करना है? तुलना करनी है। तुलना तभी होगी जब पहली घड़ी की जो लागत मूल्य है वो कैसी हो जाए? समान। तो क्या करेंगे? देखो, यहाँ पहली घड़ी की लागत मूल्य कितनी है? 17.6। अब 16 नहीं लेना है, 16 से तो बढ़ गई थी ना। कितनी हो गई थी? 17.6। ए है 17.6 पहली घड़ी की लागत, और दूसरी की कितनी है? 11। तो 11 और 17.6 दोनों बराबर करना है, तो इसमें कितनी से गुणा करना पड़ेगा? 1.6 से। करके देखो, 17.6 हो जाएगा। जब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 1.6 से। ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17.6 अनुपाते यहाँ करेंगे गुणा तो हो जाएगा 32। बोलो हाँ या ना। हो जाएगा ना।
अब आप देख पा रहे हैं कि पहली घड़ी की लागत पहले 23 थी, सॉरी दूसरी घड़ी की लागत पहले 23 थी और अब कितनी हो गई 32। कितनी बढ़ गई अनुपात में, बोलो 9 रेशियो। ठीक है, और वह बोलता है कि रुपए में बढ़ जाती है कितनी 477। तो 9 रेशियो बराबर 477। 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 9 पना 45 और 9 तीस 27 आएगा ना। 1 रेशियो बराबर 53। अब यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, आप यहाँ से जो भी पूछा है वो निकाल पाएंगे। बोला है कि दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत, मतलब इसका मान चाहिए दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत, यही तो है 23 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 53, तो 23 रेशियो बराबर 23 गुणा 53, इसका मान निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो जब गुणा करेंगे तो 23 × 3 = 69, हाँ से लाइन 6, 23 पंचे 115 और 6 होता है 121, मतलब 1219 रुपये। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे लगाना था ये प्रश्न। बोलो कितना शानदार प्रश्न था, है ना शानदार, बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपने कर लिया। शानदार सवाल के लिए शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न। बोला है कि दिनेश प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दिनेश है और वह 8 घंटे कार्य करता है और 6 दिन में एक काम खत्म कर लेता है, मतलब ये क्या है पूरा काम, है ना। दिनेश 8 घंटे काम करके 6 दिन में काम खत्म कर लेता है, पूरा काम हुआ। ठीक है, जबकि हितेश क्या है 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, बहुत अच्छी बात है, और 4 दिन में उसी काम को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो दोनों क्या है कुल काम है, तो भाई दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो जाएंगे ना। यहां से आप क्या निकाल पाओगे, देखो 4 से तो ये 2 बार कट गए, 4 दूना 8 और 2 से 2 पंचे 10। ठीक है, यहां से D4 दिनेश और बटे H4 हितेश, हम यहां से क्या निकाल लेंगे इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5/6 आएगा ना। यहां से आप समझ पा रहे हैं कि दिनेश की कार्य क्षमता कितनी है 5 और हितेश की 6। ठीक है ना, ऐसे निकाल लिया। अब क्या है, यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना है, कार्य को करना है, कौन सी कार्य को, तो कार्य निकालना पड़ेगा। देखो ए भी कुल काम है और ए भी कुल काम है, किसी एक से निकाल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे निकाल लें, तो हितेश की क्या रखनी पड़ेगी कार्य क्षमता, रख दो 6 × 10 और गुणा 4, एक कुल काम हो गया ना। एक कुल काम है बटे करना किसको है, उन्होंने बोला कि एक दिन में कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता है। देखो 5 दिन में खत्म करना है तो 5 का भाग तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, किसको करना है, मिलकर करना है ना, तो जिनको मिलकर करना है उनकी कार्य क्षमता रखनी पड़ेगी हमें। तो देखो दिनेश और हितेश दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, कार्य क्षमता कितनी है दोनों की 11, तो 11 से क्या देना पड़ेगा, भाग दे दिया। अभी क्या करेंगे 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 चौके 48 बटे 11। तो क्या करेंगे आप 11 चौक 44, 4 सही 4 बटे 11 घंटे आएंगे। यहाँ दिन लिख दिए, नहीं घंटे आएंगे भैया, घंटे आएंगे, घंटे। यहाँ ऑप्शन घंटे के होने चाहिए क्योंकि घंटे पूछे ना, तो घंटे के होने चाहिए थे। 4 सही 4 बटे 11, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घंटे हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। कुल काम निकाल लिया। अब ये कुल काम करेगा कौन, 5 दिन में करना है तो 5 का ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और कर कौन रहा है दिनेश और हितेश, तो इनकी कार्य क्षमता से भाग देना पड़ेगा, दे दिया हमने, आराम से हो गया। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, आराम से लगाना है। क्या है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर एक वॉशिंग मशीन बेचता है। ठीक है, 12% कितना होता है, आप मुझे तुरंत बताओ 12% कितना होता है, बोलो। तो 12% आप कहोगे कि 12/100 लिख सकते, मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको 4 से काट लें, 4 × 3 = 12 और 25 × 4 = 100। क्या हो रहा है, छूट मिल रही है, देखो छूट मिल रही है ना, तो MP और SP महत्व है इनका, बताया था ना मैंने कि महत्व है। अगर छूट है तो MP और SP ही की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ए है। ठीक, अब अगर MP आपका 25 है और 3 की तो छूट मिल गई, तो SP कितना हो गया 22, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना। अब क्या बोला है कि और 10% का लाभ कमाता है। ओके, 10% कितना होता है 1/10, बोलो है ना। अब लाभ कमाता है, लाभ किस आधार पर दिया जाता है,
किसके सापेक्ष मिलता है? तो हमेशा सीपी के सापेक्ष, इसलिए क्या हो जाएगा सीपी, और एक का क्या हो रहा प्रॉफिट। तो मैं आपसे कहूं कि यहां से आप निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे, कुछ याद आ रहा है? यहां से आप निकाल पाओगे एसपी और सीपी का अनुपात। कैसे? देखो एसपी कैसे निकालेंगे, पहले सीपी लिख लो। सीपी कितना है 10, ठीक है। देखो सीपी है 10, एक का हो रहा क्या प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा 11। बोलो है ना, 10 सीपी है, 10 अगर सीपी है और एक का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका एसपी कितना हो गया 11। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूं कि यहाँ एसपी कितना है 11 और यहाँ एसपी कितना है 22, मतलब कहने का ये है कि 11 रेशियो बराबर 22 हो जाएंगे। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया ना। जब 1 रेशियो बराबर 2 है तो यहाँ से आप सीपी निकाल पाओगे, कितना हो जाएगा सीपी आपका निकल के आएगा। जब 1 रेशियो बराबर 2 तो 10 रेशियो बराबर 20। बोलो है ना, आएगा कि नहीं? आसानी से आएगा, आएगा, ठीक है 20 अच्छे से लिख लें। अब ठीक है, सीपी आ गया 20, एक कॉस्ट प्राइस है। अब क्या बोला है सवाल में? अब तो सवाल में कुछ भी बोला हो आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपने क्रय निकाल लिया, अब आप हीरो हो गए। देखो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए अब 20% का लाभ चाहिए, तो लाभ किस पर मिलेगा? क्रय मूल्य पर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से आप एसपी निकाल पाओगे, कैसे? देखो क्रय मूल्य कितना है 20, इस पर 20% का लाभ, तो 120 में बेचेंगे इसको, ऐसे 20 का 120% निकाल दिया। भाई 20% का लाभ अर्जित करना है ना, तो कितने में बेचेंगे? एसपी निकलेगा यहाँ से। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाए? यहाँ से आप निकाल पाए कि एसपी कितना आया 24। यहाँ निकले, यहाँ लिख लें तो थोड़ा सा बस पास पास हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एसपी कितना है 24, ठीक। वॉशिंग मशीन को कितने प्रतिशत की छूट बेचनी पड़ेगी? देखो विक्रय मूल्य तो आपका ये आ गया, छूट हमेशा आपको मिलेगी एमपी पर, तो इसी पर तो छूट देनी पड़ेगी ना। तो 25 से 24 में बेचना है, कहने का तात्पर्य ये है। तो कितने की छूट मिलेगी? 1 की, बोलो मिलेगी ना। अब जो छूट मिलती है वो हमेशा एमपी पर मिलती है, इसलिए बटे में 25% चाहिए, इसलिए गुणा 100, तो 25 चौके 100, 4%। उत्तर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो कितना शानदार प्रश्न था, है ना शानदार, बहुत ही शानदार। और शानदार प्रश्न के लिए इससे शानदार कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट तो शानदार है ही, मेथड भी बहुत अच्छा है ना। चलो अगला सवाल लगाते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलो, ओहो अच्छा सवाल है। बोला है 62,370 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये लिखा है ना। तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, 62,370 के गुणनखंड करो। आप करो, पहले तो 2 से ही देंगे, तो 2 × 6, 2 × 2, फिर 2 × 2, 2 × 16 और 2 × 10, ऐसे ही जाएगा। फिर अब कितने से जाएगा? अब 3 से जाएगा, 3 × 3 0 और 3 × 9, 3 × 27 और 3 × 5 15। एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आसानी से समझ लेना, ठीक है। आपने भाग दिया 3 का तो इतना आया, अब फिर से 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 × 9, 1 बचा, और 3 चौके 12 और 3 छंग 18 और 3 5 15। फिर जा रहा क्या 3 से, फिर चला जाएगा, तो 3 × 3, ठीक है ना, ये 3 लिखा है भैया, 3 लिखा है, ठीक है ना। तो 3 × 3, फिर 3 × 3 और 3 5 15 और 3 5 15। फिर जा रहा क्या, फिर चला जाएगा, तो 3 × 9 और 3 8 24 और 3 5 15। अब नहीं जाएगा, अब 5 से देना पड़ेगा, तो 5 7 35 और फिर 5 7 35। अब 7 से देना पड़ेगा, तो 11 बढ़ जाएगा। अब 11 से तो 11 ही कटेंगे, एक आ गया तो छोड़ देते हैं, ठीक है। पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारी संख्याएं अभाज्य तो हैं, देखो नहीं है क्या, है अभाज्य, सारी की सारी संख्या अभाज्य हैं। कितनी है यही तो पूछा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ऐसे करना था, बोलो कितना आसान है ना, आसान, मज़ेदार है ना, बहुत ही मज़ेदार है ना, मज़ेदार, मज़ा आ गया। चलो आ गया ना उत्तर। अगला प्रश्न, ओहो क्या सवाल है, देखो सवाल देखते ही मतलब
हंसी आ गई। बहुत मज़ेदार सवाल, मतलब मज़ेदार, जो मज़ेदार होता है उसे देखकर ही मन आनंदित हो उठता है ना। चलो क्या लिखा है कि यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का 16.66% है। अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। ये कितना होता है 16.66%। तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये होता है 1/6। 1/6 होगा हमेशा, ठीक है। तो यहां से कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषों की संख्या का, अब आधार क्या है पुरुषों की संख्या, तो ये 6 क्या है पुरुषों की संख्या और 1 क्या है महिलाओं की संख्या, मतलब वुमेन की संख्या। तो यहां हम लिख लेंगे अलग से, पुरुष और महिला को m मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं, m, ठीक है। तो पुरुष से p, महिला से m, ठीक है। अगर पुरुष 6 हैं तो महिला 1, अनुपात ही तो है। अब अनुपात में निश्चितता नहीं होती, इसलिए इसको हम 600 मान लें कि पुरुष 600 हैं और महिलाएं 100 हैं, मान लिया, ठीक है। अनुपात था ना, इसलिए बोला है कि 90% महिलाएं और 30% पुरुष शिक्षित हैं। यदि अशिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में 11,070 अधिक है। अच्छा ऐसी बात है, देखो अशिक्षित पुरुषों की और अशिक्षित महिलाओं की तुलना हो रही है, तो आपको अशिक्षित पुरुष और अशिक्षित महिलाएं निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब 90% महिलाएं कैसी हैं शिक्षित हैं, तो कितनी % महिलाएं अशिक्षित होंगी 10%, बोलो हाँ या ना। तो इसका 10% निकाल दें, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा 10 है ना। और 30% पुरुष शिक्षित हैं, तो कितने % अशिक्षित हैं 70%, बोलो हाँ या ना, आएगा ना। अब 70% इसका निकालेंगे तो आप निकाल पाएंगे कि आपका आएगा 420, आएगा ना, बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ चुकी है आपको। तो 420 तो आपने यहाँ से निकाल लिया। अब आप मुझे इतना बताओ कि ये कितना कम ज़्यादा है। उन्होंने बोला है कि अशिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में 11,070 अधिक है। तो अब देख तो लो कितना अधिक है, 410। 410 अनुपात में अधिक है और संख्या में कितना अधिक है 11,070। तो ये काटेंगे इनको तो 1 रेशियो बराबर निकल के आएगा, काट लो इनको, 0 से 0 कट गया और 41 का भाग देंगे तो ये आपका चला जाएगा 27 बार। हाँ तो 1 रेशियो बराबर आ गया 27, आ गया ना। अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, कुल जनसंख्या। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ से कुल जनसंख्या कैसे निकालेंगे, कुल पुरुष प्लस कुल महिलाएं बराबर कितनी है 700, है ना, रेशियो में 700 है ना। और 1 रेशियो बराबर आपने निकाल लिया कि 27 है, तो 700 रेशियो बराबर 700 गुणा 27 कितना हो जाएगा 189 और 2 जीरो और, तो 18,900 क्या है कुल जनसंख्या। और ए ऑप्शन आपका सही हो गया, एकदम शानदार तरीके से हो गया ना। बहुत मज़ा आया होगा इसको लगाने में, बहुत ही शानदार था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है। यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपये से बढ़कर, देखो जो मूल्य है ना, मूल्य 6 से बढ़कर कितना हो रहा है 7.5 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तो 7.5 को आप 15/2 लिख लो, दशमलव हटाओ, दशमलव से जितना बचो ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप दशमलव में मत उलझो, देखो उलझोगे कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगी, ठीक है ना। तो दशमलव से नहीं उलझना है, ठीक है। 7.5 रुपये प्रति किलो हो जाए तो आप पहले मूल्य में क्या बना लो, अनुपात। कैसे बनेगा, ये 2 का गुणा इधर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 15, अब 3 से कट जाएंगे तो 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, 4:5 बन गया। ये मूल्य है आपका, ठीक है, मूल्य। अब बोला है तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर ना हो। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है, खर्च में कोई अंतर ना हो। अगर खर्च में कोई अंतर ना हो तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर मूल्य में अनुपात 4:5 है और खर्च में कोई अंतर ना हो, खर्च पहले जितना ही कर रहा है कोई बंदा, तो जो खपत में अनुपात होगा वो मूल्य का उल्टा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 5:4। उन्होंने बोला है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो देखो कितनी कमी कर रहे हैं, 1 की, किसके सापेक्ष 5 के सापेक्ष, गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत चाहिए तो 5 से कट जाएंगे कितनी बार 20 बार, और 20% आपका आखिरी उत्तर। इसके ऑप्शन नहीं थे लेकिन उत्तर आपका 20% ही आएगा, ठीक है ना। मज़ेदार था,
धमाकेदार था और बहुत ही शानदार था ना। चलो, ये सवाल आपके लिए होमवर्क। इससे शानदार सवाल मैंने आज तक आपको दिया ही नहीं है। जब मैं इसको बताऊंगा ना तो आप कहोगे कि क्या मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार। आप कोशिश करना इसको लगाने की, बिल्कुल इतनी है ना जगह, इतनी जगह में मैं इसको लगा के बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर भी आप कोशिश करना लगाना, अगर आपको पता होगा तो आप बहुत जल्दी लगा लोगे। आप पढ़ते ही बता दोगे अरे इसका तो इतना आएगा, ठीक है ना। तो फिर भी आप कोशिश कीजिए, लगाइए। उत्तर आए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं बखूबी तरीके से आपका कमेंट पढ़ूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।